अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम तरबियतुल अजियाल रेजिंग जनरेशन में मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ जुनैद इकबाल। गुज़िश्ता से पेवस्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ दो मेहमान अली भाई और मुस्तफ़ा क़य्यूम भाई हम मौजूद हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने वो लास्ट टाइम जो ज़िक्र किया था, जो शादी जो निकाह हुआ वो टूटा, वो किस पे टूटा कि जी मेरी माँ और मैं हमने इतने पैसे खर्च के तुम लोगों को होस्ट किया था, अब तुम कम से कम उतने पैसे ज़रूर खर्चो। बिल्कुल ठीक ऐसे है, वो तो कहते हैं ये जी इतनी ज़मीन जब तक लड़की के के नाम नाम नहीं नहीं होगी, घर लगाओगे, लगाओ घर बिल्कुल। लड़की के नाम नहीं लगाओगे, ठीक है, तब तक नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये मुझे ये बताएं जुनैद भाई, सॉरी की बात मैंने काट दी यार, मैं ये आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि ये गारंटी हो सकती है इतना सारा महर कि ज़मीन लगाएं, घर, ये हमारा रिश्ता निभेगा? क्या ये गारंटी होती है इस चीज़ की? असल में वो निभाना ही नहीं चाह रहे होते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप अगर देखिए, मैं हमेशा मुझे जब भी लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार, अगर एक वो आप जो बार बार कोट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ कुरान की 4 आयतें याद कराने का महर पे वो शादी निभ सकती है ना, ठीक है, तो तुम्हारे 4 मुरब्बे देने से वो नहीं निभेगी। अगर तो उसके पीछे लालच ये है, वो कहते हैं जी नहीं हमारी बच्ची की सिक्योरिटी। मैंने कहा यार, बच्ची की अगर सिक्योर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उसका अच्छा सेटअप था, सारा कुछ था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी 10 साल बाद तलाक हो गई। ठीक है। अच्छा, तलाक में अब आप ये देखें कि उस बच्ची ने, मैंने पूरी कोशिश की कि उनकी तलाक बचे, लेकिन एक बस फिर दे रीच्ड अ पॉइंट जहाँ नहीं होना था। मेरे पास जब आए थे तो वो ऑलरेडी एक्चुअली तीसरी तलाक के ऊपर पहुंचे हुए थे वो लोग। तो वो मुझे कहने लगी कि सर, मैंने अपने शौहर के लिए, अब आप सोचें कि ये उस बच्ची की मैं सोच को सलाम करता हूँ, कहती सर मैंने अपने शौहर के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा की है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती सर मैंने उसको अपना महर माफ़ कर दिया। मैंने, क्योंकि वो महर की वजह से तलाक नहीं दे पा रहा था। ठीक है। मैंने कहा मैं तुम्हारे महर माफ़ करती हूँ, बल्कि मैंने उसको अपनी जेब से कुछ पैसे भी दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है उसके हालात ठीक नहीं हैं। ठीक है। अब ये देखें, यानी ये, और वो बच्चों को मैंने कहा कि बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, जब चाहो मिलो, बल्कि मैं ले जा के मिलवा रही हूँ अब, कि भाई ये लो बच्चों से आओ मिलो। अब ये भी एक तरीका है ना कि आप अगर चले, बंदा किसी अच्छे वक्त देखा 10 साल में, वो कहती है हमें बड़ा अच्छा वक्त देखा है हमने पहले 4-5 साल, लेकिन उसके बाद हालात ख़राब होने शुरू हुए, इस हद तक हुए कि वो नहीं आगे चल सके, उसका हाँ, मिजाज कई ख़राब दफ़ा हुआ। बहुत सारे मसाइल होते हैं हाँ। जिनकी वजह से वो नहीं रह सकते। तो बताएं भाई कि आसानियाँ पैदा करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम चाहे वो रिश्तों में, अब आप ये तो अभी आप जो बात कर रहे हैं जहेज़ और महर की, इसके बाद आप देखिए ना जो रस्में शुरू होनी है आजकल, तो ऐसे ऐसे टाइटल आ गए हैं कि आपने शायद नाम भी ना जी, सुने जी, हो। मैंने भी नहीं सुना। शेंदी, शेंदी का नाम हाँ सुना जी, है? हाँ ठीक जी। है, शहंदी है, मायो है, फिर संगीत है, कवाली। ठीक है, कवाली नाइट है, फिर जी बैचलर पार्टी है। ये क्या मुसलमानों की निकाह के अंदर ये चीज़ें कभी भी नहीं थी, और ना ही ये जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। सर, और फ़ायदा क्या है मुझे इसकी एक का यार, क्या मतलब है? आप अगर आपने गाने ही सुनने हैं यार, चलो, तो क्या आप शादी के बाद नहीं सुन सकते? अली भाई, फ़ायदा इसकी वजह से इतनी नाचाकियाँ होती हैं, इतना बड़ा बैगेज क्रिएट होता है लड़के और लड़की के लिए, जिसको वो, और फैमिलीज़ के लिए, जिसको वो सॉर्ट आउट करते करते उनकी, या तो वो टूट जाते हैं, यानी रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है, और या फिर उस बैगेज के साथ वो ज़िंदा रहते हैं, तो इतनी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप होती है कि उन्होंने अगली जनरेशन क्या रेज़ करनी सर है। ऑन द स्पॉट मैं एक फंक्शन पे इनवाइटेड था इसी तरह के, ठीक है, मैं नॉर्मली नहीं जाता, लेकिन मुझे शहंदी का कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ये क्या कॉन्सेप्ट, मैं क्या देखूँ सही है क्या। ठीक है। वहाँ ऑन द स्पॉट, अब वो ये था कि जी पहले वो वहाँ पर नाच गाना होगा, फिर बारात होगी अंदर। ठीक है। तो बारात पहले होटल के बाहर बैठी हुई थी, होटल के बाहर टेंट था, टेंट में नाच गाना था, वहाँ से नाच गाना ख़त्म होना था तो बारात ने अंदर जाना था। ठीक है। वो एक शेर है, आपने शायद सुना हो, दुख्तरे मिल्लत नाचती है रोती है आँख। ठीक है। तो वो ओपन में दुख्तरे मिल्लत ने नाचना था। तो उसके बाद वहाँ पर मुकाबला हो रहा था बकायदा दोनों पार्टियों की, फाइट का ना, कि लड़का लड़की की साइड का। तो एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, एक लड़की को, या छेड़ा, जान के छेड़ा, गलती से हाथ लगा, मुझे नहीं पता। सर वहाँ डंडे चल गए थे, आगे बारात अंदर गई नहीं। तो मतलब वो तो क्या व्हाट फॉर? फ़ायदा, हाँ, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट? वो बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई हुई, कि वरना वो तो मामला और ख़राब हो जाना था। तो ये वो जो बात है कि ये वो, और ये मेरा ख्याल है खुराफात का अंजाम जी, ऐसे ही है। ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ये होना ऐसे है, चाहे होता 100% है। जब निकाह को देखें हम लोग ना, क्योंकि बहुत अनजान है मकासद से। ठीक है, किसी भी चीज़ का मकसद हमें नहीं पता, ना शादियों का मकसद पता है, ना अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है। ठीक है,
तो ना हमें जो है ना वो इस्लाम का पता है, हम कॉपी कर रहे हैं, अपनी मूवीज़ को देख रहे हैं, और मूवीज़ हमारे यहाँ जो बनती हैं और जो ड्रामे बनते हैं, जो हमारे यहाँ सिस्टम हमें दिखाया जाता है, वो सारा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ख्याली दुनिया है, ठीक है। उस ख्याली दुनिया को देख के ना हम वैसा करने की एक चाहत हमारे अंदर पैदा होती है कि यार ये करना है मैंने, ठीक है। उसमें नाच गाना भी होगा, उसमें जो है ना वो मेहंदी लगाने की रस्म भी होगी, उसमें तेल लगाने की रस्म भी होगी, उसमें जो है ना वो बाकी मामलात भी होंगे। अच्छा, इन सब के अंदर क्या है, निकाह मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। अब वो बंदा सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए, यानी जो फैमिलीज़ अपनी जो है ना वो माशरे और सोसाइटी के अंदर और बातें करने वाले, आप देख लें, आप जो है ना वो शादी के अंदर 5,000 लोगों को बुला लें, आप जो है ना वो 30 लोगों को बुलाएं, ठीक है, आप 10 लोगों को बुलाएं, 5,000 लोग जब आएंगे तब भी बातें होंगी, आप 30 लोगों को बुलाएंगे तब भी बातें होंगी। और आप खाना चाहे पीसी में खिलाएं चाहे पोले दी कैंटीन में खिलाएं, जायका उसका कभी भी नहीं आएगा। लोगों ने फिर भी यही कहना है यार खाना अच्छा नहीं था, हाँ मेन्यू में सिलेक्शन कंजूसी कर गया, इसमें कंजूसी कर गया, ये तो वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो ये होना ही होना है। तो इसलिए लोगों को राज़ी करने, बस इस चीज़ में ना, अगर हमारा आज का ये जो है ना वो लोगों के पास ये पैगाम अगर चला जाए ना कि भाई लोग राज़ी नहीं होते किसी भी सूरत में, आप जितना मर्ज़ी उनके साथ कर लें, एक ना एक वक्त में एक ना एक चीज़ में आके वो हमसे नाराज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आके हमें उनकी मुखालफत करनी, क्योंकि अल्लाह ने अलग अलग पैदा किया ना, हर शख्स की जहनीत अलग है। कहीं किसी बंदे की इज़्ज़त, मिसाल के तौर पर मैं मसरूफ़ हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार आता है और वो ये सोच के आया कि यार मैं उसके पास जाऊँगा, वो मुझे बिठाएगा, इज़्ज़त देगा, खाना खिलाएगा। अब मैं किसी टेंशन के अंदर हूँ, मुझे कोई काम है, इंसान है भाई, उस चलता है वो हर जगह पे। अब मैं किसी और परेशानी के अंदर बैठा हूँ, वो आके बैठा है, मैं उसको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाया, अब ये उठ के जाएगा आगे 4 लोगों को और ख़राब करेगा। अच्छा, मुझसे डायरेक्टली आके बात भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कहेगा कि भाई जुनैद भाई क्या खैर है, कोई मसला है, अच्छा कोई 2 दिन बाद बात कर ले। हम जो है ना बस किसी के बारे में भी सोचते हैं और सोच के किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, यार ये बंदा इसने फ़ोन नहीं ना उठाया, ठीक है, ये जो है ना वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। जजमेंट, हम फौरन अल्लाह वाला काम शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। कि हम तो ये सिर्फ लोगों को राज़ी करने के लिए और लोगों के बारे में जो जहन हम बना लेते हैं और फिर उसकी वजह से जो हमारे मामलात ख़राब होते हैं, ये सिर्फ रख रखाव की वजह से लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इतना सबक मिल जाए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। मेरे एक दोस्त है, अल्लाह अकबर, उसने ना, मैंने मतलब बहुत हमारा मिलना जुलना था और हम दूर थे लाहौर में, वो उसका घर कहीं काफ़ी दूर था और मतलब ऐसे समझ लें कि आप कम से कम आधा घंटा जो है ना वो लगता है, एक होता है गली में मोहल्ले में आना जाना मिलते रहते हैं। तो हमारी क्या रूटीन थी कि हम हफ्ते बाद जो है ना वो मुलाकात करते ही करते थे कि यार छुट्टी वाले दिन जो है ना रात को हमने मिलना है, हफ्ते वाले दिन तो एक दूसरे के साथ जो है ना काफ़ी देर बैठना, बातें करनी, दीनी मजालिस होनी। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि मैंने उसको एक दिन फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद, अच्छा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया अगले दिन, कॉल जा रही है, फ़ोन नहीं उठा रहा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है। अब बंदा यार भाई फ़ोन करता है, ठीक है, उसको जो है ना वो कोई बिज़ी था, ठीक है, लेकिन वापस जवाब तो दे ना, कोई मैसेज तो करे ना। अब मैंने उसको 5-6 दिन 7 दिन मुसलसल फ़ोन किया, वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा, मैं उसके घर चला गया। अच्छा, घर गया तो घर को ताला लगा हुआ है। मैंने कहा यार ये बंदा, अच्छा नहीं मिला, कोई नहीं, मैंने तस्वीर खींच के उसको व्हाट्सअप कर दी। मैंने कहा भाई ये देख तेरे घर भी आया हूँ लेकिन तू नहीं मिल रहा, मैं तुझसे मिलना चाह रहा हूँ, अगर कोई मसला है तो मुझे हल्का सा मैसेज कर दे, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा भाई, अगर दोस्ती नहीं चल सकी हमारी, कोई मसला हो गया, मसाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसने नहीं, वो कोई जवाब नहीं। अब मैंने ना एक जहन बना लिया, ये पता ठीक नहीं, है, बंदा ही बेकार है, बंदा बेकार, मतलब मैंने ये कह लिया यार ठीक है, दोस्ती बंदे की गलती हो जाती है, कोई मामला हुआ है तो बता के कर दे ना, तोड़नी है कर दे। अब मैंने राब्ता छोड़ दिया। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, मैंने कोई राब्ता नहीं, कोई मामला नहीं। अच्छा, जब 2.5 महीने गुजरे ना तो उसका फ़ोन आया एक दिन। अच्छा, मैं अब फ़ोन मेरा दिल कर रहा है उठाऊँ ना उठाऊँ, उठाऊँ ना उठाऊँ, बदला लूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा चल यार, मुंह मेरा गुस्से में भरा हुआ है, मैंने फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है। मतलब उसने सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम जी, जुनैद भाई कैसे हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल फुल मतलब अंदर से ना भरा हुआ, किसी तरीके से उसको सुना दूँ। कहते जुनैद भाई वो ना आपसे मुलाकात करनी थी। मैंने कहा जी भाई बताएं, क्या कोई काम है कोई? नहीं, वैसे ही आपको बताना था, असल में ना मैं पिछले ना 2.5 महीने से जेल में था। सुभान अल्लाह। मैंने ये लफ्ज़ सुना तो मैं फौरी तौर पे, जो पारा मेरा हाई था, मैं शर्मिंदगी में वो बदल गया।
यार मैं क्या सोच के बैठा हुआ हूँ, अगला किन मुश्किलात में है, मुझे उसकी मुश्किलात उस वक्त पता करनी चाहिए थी, हल करनी चाहिए थी, और मैं जो है ना वो सोच के बैठा हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या मामला, कहता है जी वो मेरा कोई दोस्त था, उसका कोई ज़मीनों का मसला था, तो वो उसने कोई इस तरह के काम आगे किए, तो वो पुलिस मुझे उठा के ले गई उनके साथ, इकट्ठे बैठे हुए थे किसी जगह पे। तो मुझे अपनी बेगुनाही साबित करते करते 2.5 महीने लगे। 2.5 महीने बाद मैं तो बाहर आ गया हूँ, वो सारे अभी अंदर ही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि किसी के बारे में भी राय कायम कर लेना, और किसी के बारे में भी, भाई हमें तो शादी के मौके पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई तुम्हारी बेटी की शादी है, मुझे बताओ कोई मसला है, कहीं परेशानी है, टेंशन है, भाई ये बाप है, इसकी बेटी की शादी है, इसको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। लड़के वालों को भी ख्याल करना है, और अगर वो जो है ना वो कमज़ोर हैं तो उनको भी ख्याल करना है। रिश्तेदारी मुआशरा इस्लाम ने इसलिए बनाया था कि एक दूसरे को साथ लेकर चला जाए, वो है ना, ईज़ पैदा करो। बिल्कुल, एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे का एहसास किया जाए, एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाए। मेरा एक टॉपिक है जो मैंने जो है ना उस पर कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे, मुआशरा मिलकर बनता है। सोसाइटी जो है ना वो एक दूसरे से मिल के बनती है, अकेला इंसान जी नहीं सकता। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बिल्कुल मैं बल्कि इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ जुनैद भाई, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये हुई है मुसवी, कि हमने एक्सपेक्टेशन मखलूक से और एक्सेप्टेंस खालिक से लगा ली है। होना इसके ऑपोजिट चाहिए था। एक्सेप्ट करें मखलूक से कि इंसान है, गलती कर सकता है, मखलूक है, और एक्सपेक्ट करें खालिक से कि वो हमें सब कुछ देगा। जब हम इस साइकिल को रिवर्स कर लेंगे, जो एक्चुअल साइकिल था, तो हमारे ये मसले ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाएंगे। फिर मुझे जुनैद भाई की बात पे भी गुस्सा नहीं आएगा, मुस्तफा भाई के ऊपर भी तकलीफ़ नहीं होगी कि यार इंसान है, हो सकता है ना बात करना चाह रहा हो, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पर ना एक पॉइंट बड़ा मज़ेदार और मेरे जहन में आ गया। मैं अभी 2 शादियाँ अटेंड करके आया हूँ पिछले वीक में। एक मेरे स्टूडेंट की थी और एक मेरी बेटी की, 2 फ्रेंड है तो उसकी शादी थी। मैंने कहा पता नहीं, कह रहे एक मेरी स्टूडेंट की थी, दूसरा उनकी शौहर की थी। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो वो दोनों शादियों में ना, पहली शादी पे मैं 1 बजे का टाइम था, मैं जनाब ऑफिस से 12:55 पे वहाँ पहुँच गया, और 3:55 पे जो है ना मेरे बाद दूसरा बंदा आया, ठीक है। दूसरी शादी जो थी उस पर मैंने, वो भी 1 बजे का टाइम था, मैंने बेगम, हम लोग गए हुए भी हम फैसलाबाद थे, दूसरा शहर था वो, यार फैसलाबाद ही फिर आया था हमारी डिस्कशन में। अच्छा, तो वो अब हम लोग जनाब गए शादी के लिए थे सिर्फ, तो मैंने कभी 1 बजे, तो सारे जो दोस्त थे ना वहाँ पर, 2-4 दोस्त जो हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाईजान 3:30 से पहले आपने नहीं जाना। मैंने कहा यार बहुत लेट हो जाएंगे, नहीं जाना। फिर करते करते वाकई उसने मुझे रोके रखा, हम एग्जैक्ट 3:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। तो अभी उन्होंने कहा आप बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं, बस 15 मिनट में खाना लगने वाला है। ये मैंने क्यों ये दोनों का जिक्र किया कि जब मेरी शादी थी ना तो 12 से 3 का टाइम था, ठीक है, हमारे कार्ड पे छपा हुआ। तो मैंने 11:45 पे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे उनके दर्जात बुलंद करे, मेरे जो ससुर साहब थे, मैंने कहा जी हम निकल रहे हैं, 10 मिनट में हम होटल पे होंगे। अरे नहीं अभी तो घर में कोई उठा ही नहीं है, तैयारी नहीं हुई आप। मैंने कहा जी मेरे कार्ड पे 12 बजे का टाइम है, हम पहुंच जाएंगे। तो 11:55 मैंने वहाँ पहुँच कर फ़ोन किया, जब वो समय मजाक कर रहा है, 11 बजे फ़ोन किया, मैं कहा जी हम पहुँचे में क्या हुक्म है, अंदर चले जाएँ या वेट करें? आप वेट करें। 15-20 मिनट के बाद वो खुद आए, उन्हें अंदर बुलाया। अच्छा, 2:55 पे मैं और बेगम हम लोग गाड़ी में बैठ के, बारात सारी हम लोग निकल रहे थे। तो वो मुझे कहें कि बेगम कहती है अभी तो हमारे कोई आया ही कोई नहीं। मैंने कहा यार कार्ड पे 12 से 3 छपा था। अच्छा, हम जब गाड़ी निकल रही थी तो अभी बेगम की सहेलियाँ और वो भी आना शुरू हुए थे 3 बजे। मैं कहा जी आप इनको खाना खिलाएं, जो मर्जी, इनका ख्याल रखें, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। वो आज तक बेगम के दोस्तों में, ख़ानदानों में ना ये मशहूर है कि भाई अगर अली ने टाइम दे दिया है ना तो इसका मतलब है कि ये घड़ियाँ अपनी तुम ठीक कर लो, शादी हो कुछ हो, ये नहीं रुकेगा। ठीक है, ये बताएं आज वाली बात बता आज आज तो मैं कमिट करने आया था ना, आज वाली बात बता दें। ठीक है, हमने आपको जीतने नहीं दिया। चले ठीक है आप, चले ठीक। लेकिन इसी के ऊपर उस शादी में मैंने एक और किस्सा सुना, वो भी मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। वो शादी में एक नुक्ता ना बयान करना चाहता हूँ आपके किस्से के बाद, इनका जरूरी है ये, इस किस्से के बाद बीच में कभी याद मौका दे देना चाहिए। वो एक रिटायर्ड CSP अफसर का किस्सा था। वो ये जिसकी शादी, मेरा स्टूडेंट की ना शादी में बैठा हुआ था, तो वो वहाँ पर वो बंदा बैठा था, कहता जी कि मैं अभी जिस शादी से कल उठ के आया हूँ, उस शादी पे उन्होंने 2 बजे का खाना कहा था, 2 बजे हम खाना खोलेंगे। तो 2 बजे उन्होंने खाना खोला तो होटल वालों ने कहा कि जी कोई बंदा नहीं है, उन्होंने कहा खाना लगाओ।
कहा जी कोई बंदा नहीं है। उन्होंने कहा 3 बजे बंद होना है, 2 बजे खाना खुला, जो 3 बजे तक लोग आए उन्होंने खाया, उसके बाद कहा बाकी खाने का क्या करें, कहते पैक करो जाके सारे यतीम खानों में दे आओ, हम यहाँ पर 3 बजे जा रहे हैं, जो आए उन्हें कहना चले गए हैं। मतलब यार ऐसी खैर इस मौजू पे जो है ना वो अलग से हाँ, बात करनी पड़ेगी। ये टाइम मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ बहुत ही बुरी हालत है। अच्छा आप कुछ कहने लगे थे। मैं ये बात कर रहा था कि देखें एक एरिया है जिसको हम शायद आगे की किसी पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सरसरी से इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। वो एरिया ये है कि ये बच्चे जब बलूगत के आसपास पहुंचते हैं और उससे आगे जाते हैं, चूँकि मीडिया का जिक्र आया और इस सारा के जो है क्या इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो तसव्वुराती शौहर लड़की के लिए और जो तसव्वुराती बीवी लड़के के लिए डेवलप हो रही होती है ना, ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बात करने की शदीद ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। कि और माँ बाप जो है ना वो उस तसव्वुर को कैसे डेवलप कर सकते, ब्रश करते हैं ना। हाँ मतलब अभी तो वो कह रहे हो उसके बात ही नहीं करते, बच्चा है, बात ही नहीं करते बात उसके ही नहीं बारे में, करते, ठीक है। तो ये चीज़ें तो पता होती है ना। हाँ उन्होंने यही कहना, ये चीज़ें कौन सी सर कौन से वालदैन है, कौन सा बाप है। मैं बेगम को कहा जब बेटी मेरी बड़ी जवान हुई ना, अपनी बलूगत पे पहुंची, तो मैंने कहा आप इससे बात करोगी या मैं इससे बात करूं। उसको पता था ये कर देगा, मगर नहीं मैं खुद कर लूँगी, बात आप छोड़ दें। बेटा मेरा जब होने लगा बड़े वाला, तो मैंने उसको बिठा के एक एक चीज़ खुद बताई। भाई जब शरअ में मेरी अम्माओं ने और मेरे बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म नहीं की बताने में, ठीक है, तो हमें क्यों शर्म होनी चाहिए। हिकमत अमली के साथ, दानाई के साथ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनको बताना चाहिए। हम नहीं बताएंगे ना तो फिर एक थर्ड पार्टी आगे बताएगी, और वो जो बताएगी, जो सिखाएगी, वो फिर अल्लाह अकबर, उसका हमें भी नहीं पता कि भाई वो क्या सिखा रही है। जो दूसरा एरिया भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब टाइम, देखिए हम जो तरबियतुल अजाल पे फर्दर बात करेंगे ना, यानी वो जो परवरिश पे जब हम आएंगे तो उस वक्त हम इन टॉपिक्स को मज़ीद करेंगे। लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस मौजू पे, है ना। जिस टाइम अब वो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस है, ठीक है, अब वो बेगम साहिबा जो है वो कह रही हैं कि बस अब कर दो। अब प्रेशर जो बाहर का होता है वो तो होता ही है, एक नेचुरली आप खुद से सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये इस टाइम फ्रेम में जो है ना शादी हो जानी चाहिए या वगैरह वगैरह, और जो एक इंटरनल एक और प्रेशर डेवलप हुआ हुआ होता है, वो घर में ये भी हुआ होता है कि अच्छा बस कर दो, ठीक है ना। तो वो फिर क्या होता है कि अच्छा आदमी कहता है कि ठीक है यार अब बेसिक्स हमने देख ली हैं और अब हमें आगे फैसला कर लेना चाहिए। तो ये दो टॉपिक्स हैं, इसको थोड़ा हमें डिटेल में आगे डिस्कस करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल ख़ास तौर पे उस वक्त इसको मेरा ख्याल आज इसके टॉपिक को हम वाइंड अप पे लेके चलते हैं। अब फाइनली समराइज़ करते हुए, तो मेरा ख्याल है एक दो चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं, मुस्तफ़ा भाई क्यों आज इस दफ़ा की समरी आपसे करवाई जाए। ठीक है, नहीं वो देखें, अगर ये बात करनी है ना तो मैं बात करूँगा। मैं असल में चाह रहा हूँ कि एक ये जो फहरिस्त है ना इसकी जो रस्मों की, ओए होए सर वो ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए वो सर उसको एक दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पैगाम निकाह आपने भेजा, ठीक है, जो शरीयत यानी शरी मुआशरे के अंदर में बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ शरी हक महर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, आपने पैगाम निकाह भेजा, ठीक है, बात पक्की हो गई। आपने उसमें जो है ना जिस तरह हमने जिक्र किया कि एक दूसरे को परखें, देखें, आना जाना शुरू करें, ठीक है, उसमें फैमिलीज़ का ना के और बोझ नहीं बनना एक दूसरे पे। और दूसरे नंबर पर है निकाह, जिसको आसान बनाना है, ठीक है। अब उसके दरमियान में कौन सी चीज़ें हैं और निकाह किस कदर मुश्किल है और क्या उसके मामलात हैं, उसमें जो है ना वो एक फ़हरिस्त मिसाल के तौर पर एक इसमें जो गैर शरई चीज़ें हैं, एक होती है मुश्तरका मंगनी, एक दूसरे को अंगूठी पहनाना, ये गलत बात नहीं है। मतलब फैमिलीज़ अगर उस तक पहुंचा दें, ठीक है, माँ इसकी जाके लड़की को पहना आती है, ठीक है, ठीक है, और लड़के तक अंगूठी पहुंच जाती है कि ये जी उनकी तरफ से गिफ्ट है, आप इसको पहन लें, तो ठीक है। इसमें भी सोने की नहीं होनी चाहिए लड़के के लिए। अच्छा, मेरे ये जैसा लड़का होगा तो अंगूठी पहनता नहीं, उतार के दे दी मैंने, ठीक है, चलें वो तो एक आप अमीर बंदे हैं, खुद ही आपने कहा था मैं खुद ही लूँगा। तो इकट्ठे बिठा के जो मुश्तरका मंगनी वाला कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में नहीं है। अभी तक वो गैर महरम है एक दूसरे के लिए, उनका कोई एक दूसरे के साथ जो है ना वो महरम वाला सिस्टम ही नहीं बना इस्लामी मुआशरे के अंदर। दूसरा जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर अगर वो आसानी के साथ लोग कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को इस्लाम के साथ
और नाक वाला एक मामला नहीं बनाना चाहिए। जैसे ईदी दी जाती है हर ईद पे, ठीक है, उसके लिए कुछ सूट खरीदे जाते हैं और बरी बनाई जाती है लड़की के लिए, और ये ऐसा एक फजूल काम है। फजूल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, अगले दिन लड़की ने माँ बाप के घर जाना है, ठीक है, फौरन वो चीज़ें, हाँ जी, खाना नाश्ता वहाँ होना है। ये जो चीज़ है ना, ये मिसाल के तौर पर 21, 31, 41 और 51 और 71, ठीक है, ये इसकी तादाद मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ है। ये सूट बनवाने, और सारे सूट जो है ना वो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा पहने जाते हैं, ठीक है, बल्कि सारे भी नहीं इस तरह के होते, एक आधा सूट पहना जाता है, उसके अलावा वो वज़नी इतने होते हैं या उसका मिजाज बदल जाता है कुछ सालों बाद या एक दो। और ख़वातीन के फ़ैशन तो डे बाय डे बदलते हैं, ठीक है, वो सूट उस तरह के रहते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना इन्वेस्टमेंट फजूल खर्ची की होती है। वो जो दुल्हन का जो लिबास है ना, मैं दूल्हा और दुल्हन दोनों का, मैं ये समझता हूँ वो प्रैक्टिकल लिबास होना चाहिए जो वो बाद में भी पहन सके। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त ने एक शादी पे गिफ्ट दिया, उसने मुझे कहा कि यार इसको ना शादी पे अपने दोस्त को गिफ्ट देना। अच्छा, वो गिफ्ट आप सोच सकते हैं क्या है? नहीं, उसने कहा यार भाई ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो आम यूज़ की हैं। अच्छा, उसका जब वो गिफ्ट खोला ना, उसमें क्या था? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, जुराबें, ठीक है, सारी नॉर्मल मतलब रोज़ाना यूज़ की चीज़ें। उसने कहा भाई इस्तेमाल कर, ख़त्म कर, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ दे दो जो घर में कहीं खूबसूरत लगती है। मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त ने अपने शादी कार्ड उसने बनवाया, ठीक है, उसने कहा यार शादी कार्ड मैंने देना है, लेकिन यूज़ फुल चीज़ तो होनी चाहिए। उसने ना वो जो ट्रे होती है, डिश जिसके अंदर हम चाय रख के, और उसके नीचे वाली साइड पे ना वो सारा शादी का वो छपवाया उसने कि हम अहले खाना आपको दावत दे रहे हैं और ये वो, ठीक है, और उसने उसको एक गिफ्ट में पैक किया और जिसको उसने शादी की दावत देनी थी उसको वो दे आया, ठीक है। यानी आपके यहाँ दावत भी पहुँच गई और आप इसको यूज़ करें भाई, सीधी साइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें, ये उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, वरना शादी कार्ड आजकल तो खैर व्हाट्सएप पे शादी कार्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है ना। अब वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ यूजफुल, ऐसी चीज़ें जो कभी काम आती हैं। हमारी ज़्यादातर शादियों में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कहीं काम नहीं आ रही, जो नुकसान ही नुकसान है, पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से मायूं है, ढोलकी है, मेहंदी नाइट है, कवाली नाइट है, उसको कई दीनदार लोग मिलाद नाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से दूध पिलाई की रस्म है, दूल्हे का रास्ता रोकना है, सुरमा डालना है, सालियों का जूता छुपाना है, और इसी तरीके से सर से वार कर फूल फेंकना या रुखसती के वक्त कुरान का साया करना सर पे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ें साबित नहीं है, ठीक है। देवर का गोड़ा पकड़ना बिल्कुल ऐसे, मतलब ये तो मौत है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। और दूसरा वो गैर महरम है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो जब इस तरह के मामलात हैं, अब ये सारी गैर शरई रसूमात हैं जो हम करते हैं और जिसके नुकसानात फिर हम भुगतते हैं बाद में। साली आधी घर वाली, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है जो इंडिया से आया हुआ है कि ठीक है यार भाई, ना पर्दा है ना कुछ इस तरह का मामला है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें गैर शरई हैं। ये इसलिए मैं फहरिस्त जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारा नौजवान लड़का या लड़की वो ये पूछते हैं कि यार हम शरई शादी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, कम अज़ कम उनके पास एक खुलासा होना चाहिए कि यार भाई पैगाम में निकाह भेजें, बात पक्की हो गई है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हम पूरी तफसील जिक्र की, दो ही चीज़ें, आप निकाह का पैगाम भेजें, बात पक्की करें, उसके अंदर कुछ लेना देना है तो वो ठीक है, आपका निकाह हो सादगी के साथ, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ लोग समझते हैं कि मस्जिद के अंदर निकाह करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मस्जिद में कर लें तो बहुत सारी खराफात से बंदा बच जाता है, ठीक है, शादी हाल का ख़र्चा और बाकी सारे मामलात और आना जाना। अच्छा, फिर उसके अंदर क्या है, निकाह बिल्कुल सादगी के साथ करें आप, इजाब कबूल हो। और फिर ये जो बारात वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला भी बड़ा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है, कितने बंदे लेके जाने हैं। और हमारे यहाँ होता है क्या है जी, देखें हम सिर्फ ना अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अच्छा, वो करीबी रिश्तेदार क्या हैं? मेरी जी 2 फुफ्फो हैं और 4 चाचू हैं, ठीक है। अब 2 फुफ्फो जो हैं वो फुफ्फो के 5 बेटे हैं, 3 शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं, और जो मेरे चाचू हैं उनके जो है ना वो बच्चे हैं, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी उनके आगे फैमिलीज़ हैं। अच्छा, फिर हमसायों का तो हुकूक जो है ना वो होते ही हैं, तो 4 हमारे हमसाए हैं जो आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मेरा जो है ना वो बेटा है तो उसके कुछ दोस्त हैं वो साथ आएंगे, और इसी तरीके से इसके अब्बू हैं, उसके कुलीग्स हैं, उनके कुछ वो साथ आएंगे, मेरी कुछ सहेलियाँ हैं। अच्छा, करते कराते ना आप ना इस तरह करें कि बस थोड़े से नहीं 250 बंदा हो गया है। अच्छा, बात हुई, चले 150 बंदे की बात होगी, 150 बंदे की बात हो गई। अब वहाँ पे जो है ना वो जा कितने रहे हैं, 250 बंदा, ठीक है।
अब वो लोग क्या करें वहाँ पे एहतमाम। भाई जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जितनी सादा शादियाँ हुई हैं, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने नबी करीम तो सल्लल्लाहु पता ही अलैहि नहीं वसल्लम था को नहीं हमको, बुलाया। पता ही नहीं बिल्कुल सादा शादी है, कोई बाराती नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया। भाई लड़की है, मैं तो ये कहता हूँ कि लड़का और उसकी फैमिली जाए, ठीक है, और वहाँ पे इजाब कबूल हो, 2 गवाह होने चाहिए निकाह के अंदर जो शराइत हैं, ठीक है। लड़की का वली है, 2 गवाह हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 6 गवाह लिखे होते हैं निकाहनामा पे, 2 गवाह लड़के की तरफ से, 2 वो लड़की एक की तरफ लड़की से। के वकील की तकर्री के 2 गवाह ठीक होते है। हैं, और फिर 2 शादी के गवाह होते हैं, और फिर एक लड़का वो लड़की है, इसमें और छह लड़कियों हो को भी, जाते हैं। वो आपने जो जी, बात की ना, जी। लड़कियों को भी एक चीज़ है कि मेरे बड़े अरमान हैं, हम इंजॉय कैसे करें, यही तो इंजॉयमेंट है। क्या मुसलमानों इंजॉय नहीं कर सकते? मैं कहा यार कहाँ लिखा है मुसलमान इंजॉय नहीं कर सकता, और ये कहाँ लिखा है कि ये इंजॉयमेंट है? तो वो ये यहाँ पर आजकल ये भी ट्रेंड है ना कि भाई मेरे भी तो अरमान है, मेरी भी एक पिक्चर फोटो। अच्छा, अब अल्लाह अकबर, जब फोटोग्राफी हो रही होती है उस फंक्शन पे, वो देख के तो कई दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। दूल्हे ने नहीं देखा अभी तक अपनी बीवी को, ठीक है, कैमरा मैन सब कुछ देख चुका होता है, सब बाजी कुछ, इधर, हाँ। बाजी इधर, बाजी कोई इधर, देखे ना देखे, शबीर ठीक तो है। देखेगा। हाँ जी। तो वो सारा कुछ ये इसका यानी एक बंदा कैसे अपनी अच्छा, जो है ना वो, मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो मेल है, बिल्कुल वो ब्राइडल तैयार कर हया रहे मर गई है सर, हया मर गई है। हमने इस दुनिया को जो है ना वो आखिरत समझ लिया है, जन्नत समझ लिया है। दुनिया में हम एक इम्तिहान के लिए आए हैं, यहाँ पे हमने जो हमारा एक निसाब है ना उसको फॉलो करना है, और उसके बदले में हमें रिज़ल्ट मिलना है, प्रमोशन मिलनी है, नतीजा मिलना है। लेकिन जब हम ये कहेंगे ना यार भाई हमारे अरमान है, हमने यहाँ पे पूरा करना है, सब कुछ यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, इस्लाम ने रोका कहाँ है, मना कहाँ है, ठीक है, तो मना कहीं नहीं आया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ जायज़ है और करने शुरू कर मादर दें। पिदर आज़ाद नहीं किया। हाँ जी, नहीं वो जो आप जो अभी, सॉरी कुछ कहने लगे थे नहीं, नहीं, आपका क्या हम खामोश है? ये हमारा उसूल तय हो गया। जब आपने ऐसे सांस लेना ना तो हमने चुप कर जाना। अच्छा, अब देखिए सिलसिलेकार ये है कि शादी का जोड़ा जो है ना वो कितने से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है लड़की का? अल्लाह अकबर सर जी, ये अरमान के चक्कर सर में। शुरू का तो पता नहीं है, जा कहाँ रहा है ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। 5 लाख 10 लाख 20-20 लाख के शादी के जोड़े, ये नॉर्मल तो अभी मैंने ये तो recently बिल्कुल किसी- आम बात है। इतने के तो अभी जितने 5-10 लाख रुपए के तो अबाए बन रहे हैं। हाँ जी, और कहने को अब आया है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मतलब ये अरमान तो फिर हम पता नहीं किस तरह निकलेंगे। ठीक है। अरमान- अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम वो उस जन्नत को अटेन कर लेते हैं इस दुनिया में जो हम समझते मैं हैं? एग्जैक्टली यही कहना चाहता कि इतना कुछ करके भी फिर सुकून क्यों नहीं है? 15 दिनों में तलाकें देखी, यानी सारी खेक खा ली, फिर भी उसके बाद वहीं के वहीं पड़े हैं। खुशी जो है ना, खुशी वो ज़ाहरी चीज़ों से और दुनिया के असबाब से नहीं मिलती, ठीक प्लेजर है। और हैप्पीनेस का एक- फर्क समझना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे हम प्लेजर को हैप्पीनेस समझ बैठे हैं, जिस तरह हम दुनिया को आखिरत समझ बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारी सारी ख्वाहिशात यहाँ पे पूरी हों, अरमान सारे यहाँ पे पूरे हों, और ये छोटी छोटी खुशियाँ देखें, इस्लाम ने खुशी से कभी मना नहीं किया, और खुशी मनाने का इस्लाम ने बल्कि हुक्म दिया है। ईद है, खुशी का दिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखना, भाई खाओ पियो। बच्चा होता है, भाई इसका अकीका करो, खुशी मनाओ, लोगों को भी गोश्त खिलाओ, ख़ुद भी खाओ, ठीक है, खुशियाँ मनाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजाक की मिसालें हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोगों के साथ एक घुलना मिलना है, वो इस कदर, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली मजाक कर रहे हैं। एक बंदा आया, कहता है या रसूलल्लाह सफ़र पे निकलना है, ऊँट चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे यार ऊँट का बच्चा दे दो इसको। अच्छा, वो बंदा कहता है यार रसूलल्लाह मैंने सफ़र पे निकलना है, ऊँट के बच्चे को मैं क्या करूँगा, मैंने उस पर सवारी करनी है कि मैं उसको साथ साथ लेके घूमूंगा? तो नहीं भाई मेरे पास तो ऊँट का बच्चा ही है, लेना ले लो, नहीं लेना तो तुम्हारी मर्जी। वो जाने लगा वापस। इधर आ भाई बात सुन, जो ऊँट होता है ना वो भी ऊँट का बच्चा ही होता है, ठीक है, ले जा भाई, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, ठीक है। एक औरत को ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाँव से आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक दिन उठा लिया पीछे से ना, उधर बाज़ार में, कहने लगे ये गुलाम मुझसे कौन ख़रीदेगा। पहले तो वो छूटने लगा, फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने आवाज़ सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं काला, मेरे ये कहाँ कीमत लगनी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी दुनिया में अगरचे ना कीमत हो, अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी कीमत है। तो ये मजाक की मिसालें, खुशी की मिसालें हैं, ठीक है। निकाह करो, वलीमा करो साथ में, बिल्कुल ऐसे अउलिम वलऊ बिशातिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा करो अगरचे एक बकरी क्यों ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा, एक वलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का था कि जिसमें सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा को कहा कि भाई जिसके पास जो कुछ है ले आओ,
ठीक है, किसी के पास जौ था, किसी के पास खजूरें थी, कुछ इस तरह के मामला थे, वो सारे मिक्स करके वलीमा हो गया। यानी वन डिश के साथ या बची कुची चीज़ों के साथ भी वलीमा हो सकता है भाई, उसमें कोई इस तरह का मामला नहीं है। ये भी वलीमा है कि आप किसी को जो है ना वो आया है कि चाय और रस खिला देते हैं, ये भी वलीमा है। आप इस पर राज़ी हो भाई, हम अपने घर में नहीं खाते, सिर्फ नाक की खातिर भाई चिकन पका रहे हो, मटन भी नहीं पका रहे। नहीं, वो वजह है ना, वो मेहमान दूर से आए हुए हैं, अब उन्होंने कुछ तो खाना पीना, तो जो मेहमानों के लिए पकना है वो फिर इकट्ठे ही ना पका लें। बड़े कॉन्सेप्ट्स बड़े, देखिए जिस भी इस पर एक एतराज़ भी आएगा, मैं आपको जो हम बात कर रहे हैं ना इस पर एतराज़ आएगा कि जी नहीं ये तो बड़ी दकियानूसी बातें हैं, बड़ी मौलवियों वाली बातें कर रहे हैं, बड़े ये वाली बातें कर रहे हैं। मैं बड़ी सिंपल सी एक बात करता हूँ कि मुझे आप आज कोई एक ऐसा शादी या कोई एक ऐसा भी आप दिखा दें जिसमें आपने 5 स्टार नहीं 7 स्टार में किया हो, ठीक है, मतलब वो कौन था, वो इंडिया का एक कोई बहुत बड़ा वो है, उसने अंबानी अपनी क्या नाम है, मुझे एक और नाम नहीं आ रहा, उसकी बेटी की शादी जो थी वो मतलब एक किस्म की हेलीकॉप्टरों पे क्रूज़ पे हुई थी, उसमें हेलीकॉप्टरों पे लोग बुलाए गए थे। तो उसके भी एंड पे लोगों ने कहा था कि शिप स्टेबल नहीं रही, किसी ने कहा खाना मज़ेदार नहीं था, वो फलानी डिश अच्छी नहीं थी, ये कहना कमेंट्स नेट पे पड़े हुए हैं। तो अब मतलब दुनिया का रिचेस्ट आदमी मित्तल जो है उसकी वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी जो है, उसने क्रूज शिप पे बुक करके हेलीकॉप्टरों से लोगों को बुलवा के फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं है पसंद। तो हम कहाँ कैसे खुशी पाएंगे, कैसे उसको उस तक लेकर जाएंगे, ये बात समझनी पेरेंट्स को सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी इज्जत, आपकी नाक, आपके बच्चे, आप वो पैसे इकट्ठे करो यार, बच्चों को दे दो, यार बेटा जाओ तुम लोग अपना टूर बिजनेस कर लो, कोई और मामला टूर लगाओ यार, जाओ जाके उम्रा करो, मतलब आपके इतने पैसे, तो वो आपको फ़ायदा। और यही बात जो लड़के लड़कियों को, जो आपने जिस तरह बात की थी ना कि हस्बैंड का कॉन्सेप्ट या वाइफ का कॉन्सेप्ट मीडिया दे रहा है, उसी तरह अब आपके मॉर्निंग शोज़ बता रहे हैं कि शादी कैसे होनी चाहिए, ब्राइड कैसे तैयार होनी चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग शोज़ में यही हो रहा है, ठीक है। आपके वो कपड़े कौन से पहनने हैं, पार्लर कौन, पता नहीं वो कोई कौन से तो तरह के मेकअप निकल आए, वो फेशियल निकल आए हैं, ये वाला फेशियल कराएंगे तो ब्राइडल तैयार होगी, फिर वो बाकायदा उनकी वो स्किन लगा के स्किन दिखाते हैं, ठीक है कि जी ये देखें ये फ़र्क है। जुनैद भाई, ब्राइडल मेकअप जो होता था वो, यानी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 6 बहनें, ठीक है, तो वो हमने ये देखा कि अच्छा, यानी उसी दिन बाजी गई 2-3 घंटे में वापस आ गई। अब ये कोई 1 महीना पहले से प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिल्कुल 4 मील कोर्स है ना। हाँ जी, 1 हफ्ता वो पहले होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है, और फिर जो है ना सर एक चीज़ और भी होती है, अभी वो मेरे पास एक केस आया हुआ रिसेंटली कि बाकी सारी बहनें जो हैं वो बड़ी गोरी हैं, 3 बहनें हैं वो, तो बाकी दोनों बड़ी गोरी हैं, तो इसका रंग थोड़ा सा लड़की का हल्का है, ठीक है। अब बाहर वालों ने तो क्या मारना है, वो कहता है ना किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। घर वो कहती है मैं बचपन से ये सुनते हुए बड़ी हुई हूँ कि तेरे से शादी कौन करेगा, तू सांवली है, शक्ल देख अपनी, रंग देख अपना, तू हमारे घर में अगली डकलिंग, कहती है मुझे अगली डकलिंग कहा जाता है घर में, कि तू आई कैसे हमारे घर, ठीक है। तो मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हमने सिर्फ क्योंकि हमने मेयार गोरे रंग को बना लिया, और गोरे रंग के साथ फिर वही जो मेकअप, और वो आप ये देख लें, मैं उस दिन एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं उस दिन एक सुपरमार्केट में फिर रहा था, 1-2 साल पुरानी बात है, तो मेरा दोस्त है वो कॉस्मेटिक्स का काम करता है, तो मैंने ना वो, अब अल्लाह ताला माफ़ करते हैं कि कई बार नज़र इंसान की पड़ जाती है, तो एक फैमिली गुजरी सामने से, तो माशाल्लाह वो जाके ना वहाँ पर जहाँ पर उनका वो स्टॉल लगा हुआ था, तो वहाँ पर वो खातून जो थी वो अपना मेकअप कराने लग गई जहाँ इसका स्टॉल लगा हुआ था। तो मुझे कहता है अली थोड़ी देर हम साइड में, कहता है अभी थोड़ी बाद दोबारा तुम्हें वापस लेके जाता हूँ। मैं क्या हुआ, कहता अब बताता हूँ ना। थोड़ी देर गया तो वहाँ पर एक कोरी चिट्टी यूरोपियन औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा यार इधर तो कोई पाकिस्तानी खातून आई थी सांवले से रंग की। कहता है हाँ तो ये वही है, और उसने अच्छे खासे पैसे दिए हैं उनको, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदनी थी, उसने टेस्टिंग करी। मतलब मैंने ये देखे ये तो धोखा है भाई। हाँ ये, और ये क्यों हो रहा है आप सोचो। वो कहता है मेरी ये सबसे फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, ये इससे मुझे ना एक चीज़ ख्याल आया, एक कॉन्सेप्ट है, यानी इस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है ना, यानी नाउज़ुबिल्लाह मैं प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज़्यादा पैकेजिंग पे तवज्जो दी जाए। एग्जैक्टली टू सेल। हाँ
to make it more acceptable, to Because- make it more pleasing, to Because make that is how we have been hypnotized. आपको पता है मैं हिप्नोसिस की डेफिनेशन क्या है? आपको पता है जुनैद भाई, हिप्नोसिस, मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, हिप्नोटाइज करता हूँ, आपको पता है हिप्नोसिस की डेफिनेशन मैं तो क्या है? यही कहूँगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस को, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं कोई चीज़ समझ नहीं आएगी मैंने पूछ लेना। डिक्शनरी की डेफिनेशन ये है जी, एनीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड हिप्नोसिस। and we are doing it. वी आर डूइंग इट। ठीक है, उसकी मिसाल देखिए, दुनिया का तमाम डॉक्टरों का एतमाद, बेहतरीन साबन, बेस्ट भाई, बेस्ट 99% हाँ, जरासीम को मारे मारे वो कहता है यार वो आखिरी क्यों नहीं मरता। क्योंकि वो खुद बनाता है। मतलब आप ये देखें कि हम इनको मान रहे हैं ना कि यही हकीकत है, दिस इज हिप्नोसिस। और हमान का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा कि वो जो मीडिया माइंड एंड मीडिया कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है मीडिया कंट्रोल, कि उसने कैसे हिप्नोटाइज करा दिया सबको। और आज हम वही काम, आज आपका टीवी जो चैटर बॉक्स है, यही काम करवा रहा है हमसे। अच्छा, एक सवाल है, क्या वाकई हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चियों को सारा सामान घर का देना चाहिए ताकि वो उस फैमिली में जेल इन ना हो सके, उस फैमिली में जाके एडजस्ट ना कर सकें, उस फैमिली में घुलने मिलने की उनकी सताहत कम से कमतर होती जाए? और क्या वाकई, हाँ, सिक्लूडेड रहें? और क्या वाकई हमें इस किस्म की जो है ना वो बेटियां तैयार करके दूसरों के घरों में भेजनी चाहिए, जिसमें बाद में जो है ना वो, यानी भाई उसने नॉर्मल रहना है, आम हालात में जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी है, रोज़ उसका इस तरह का मेकअप नहीं होगा, आप क्या बना के प्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, चलें, आप थोड़ा बहुत होता है कि जो है ना वो आपने सुर्खी लगा ली, गाजर लगा लिया, कोई मेहंदी शेंदी लगा ली, कोई खुशबू लगा ली, लेकिन आपने उसको इतना अननेचुरल कर दिया कि वो यानी खुद भी अपने आप को वही ना लतीफ़े जो बने, मैं सुबह मुंह धोया तो समझा ये तो हम सही है यार, ये कौन है भाई? मेरी नानी मरहुमा अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे, एक बात कहती होती थी, किदे नाल झूठ बोल रहे हैं? कहती थी इंसान किसी नाल झूठ नहीं बोलता सिवाय अपने, कि इंसान अपने आप के अलावा किसी के साथ झूठ नहीं बोल रहा होता। मुझे ये बात बचपन से सुन के बड़ा हुआ, कभी समझ नहीं आई। जब मैंने ह्यूमन लाई डिटेक्शन के कोर्सेज किए ना, अल्लाह अकबर, मैं कहा मेरी नानी कितनी वाइज थी यार। उसमें समझ आई कि जो हम अपने आप से जब झूठ बोल रहे होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो मेरी ये बहनों, बेटियों, बच्चियों से जो है ना वो कम से कम यार अपनी रिस्पेक्ट की ख्याल, मतलब आप क्या बन के प्रेजेंट हो। सर लेकिन इसमें हम मर्द कसूरवार है। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, हम मर्द इसमें बहुत बड़े कसूरवार है। हमने जब कहा ना कि मुझे गोरी चाहिए, क्योंकि वो गोरे रंग का ज़माना, वो गाने आ गए ना, तो हमने कहा भाई गोरी ही सबसे अच्छी है, ठीक है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ, हमने किरदार शिरदार तो छोड़ देना, हमने पहली क्राइटेरिया ये रखा, शक्ल सूरत का नक्श का म्यार गोरा रंग है। तो माँ भी देखने जा रही है अपने हबशी के लिए, ठीक है, डियाना अपने That was nice. That was nice. चले, ठीक है, उसको चाहिए डियाना, घर में हबशी है, सही ठीक है। तो ये इसमें हम मर्द जो है ना, मेरा ख्याल है हम ज़्यादा कसूरवार हैं, क्यों हम क्राइटेरिया ये देते हैं कि अम्मा गोरी चिट्टी हो। असल में ये क्राइटेरिया आया कहाँ से? हमने देखी जो बीवी थी वो फिल्मों और ड्रामों से। एग्जैक्टली। अच्छा, वो उठी भी सुबह तो उसके बाल बड़े सीधे और चेहरा बड़ा धुला हुआ, सर वो सलवटें नहीं पड़ती कपड़े के। अच्छा, हमारे यहाँ जब इस तरह का मामला, हम क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे होते हैं, वो एक रियल लाइफ होती है और रियल लाइफ उससे जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब हम जो है ना सोच के वो बैठे होते हैं, हमारे यहाँ सास बहू का जो सिस्टम है वो हमने ड्रामों से सीखा। हमारे यहाँ जो है ना वो दुल्हा कैसा होना चाहिए, दुल्हन कैसी होनी चाहिए, लड़का लड़की में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, रोमांस कैसे होना चाहिए, वो हमने शरीयत से नहीं सीखा, ठीक है। वो हमने नेचुरल नहीं सीखा, वो अननेचुरल सीखा है कि भाई वो आके इस तरीके से बात करता है, वो इस तरीके से होता है, ये मामलात हैं। तो हम वही सोच रहे होते हैं कि यार अच्छा वो अब उन्होंने पैसे लिए हैं, वो बेहयाई के वो जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। हमें अम्मा आयशा के तरीका प्यार पसंद नहीं आएगा, हमें उनका तरीका प्यार पसंद आएगा। बिल्कुल ऐसे है। तो अपनी जो हमने सोच डेवलप करनी है ना, वो इसी तरीके से कि भाई ड्रामों फिल्मों को छोड़ दें, वो असली ज़िंदगी नहीं है। ना उसमें मरना असली है, ना जीना असली है, ना प्यार असली है, ना नफरत असली है। हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको देख देख के सोच के कि यार वो ऐसी है, मुझे ऐसी चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो माशरे के अंदर मिलती नहीं है। ना वो लड़का उस तरह का मिलता है, ना लड़की। तो अपनी सोच को वापस हमें वहीं लाना है जो कि हमारी सोसाइटी है।
मैं जुनैद भाई एक यहाँ पर ना एक बुक का जिक्र करूँगा, बड़ी छोटी सी किताबचा सा है 40-45 सफ़े का। वो लिखी है दुनिया के जो टॉप डायरेक्टर्स हैं ना, जो क्या उसे कहना चाहिए, अनवांटेड मूवीज़ बनाते हैं, मैं वो इनअप्रोप्रिएट मूवीज़, उनका वो टॉप 3 डायरेक्टर था। और उसने वो किताब लिखी है 40 से 45 सफ़े की, ठीक है। और वो उस किताब में ये लिखता है कि मैंने इतना पैसा कमाया इस फील्ड में आने के बाद, ठीक है, कि जिसके मैं गिन नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं छोड़ा क्यों ये फील्ड, क्योंकि वो अंदर से कैथलिक था, तो कहता कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो था ना एक दिन दीन जागा। तो उसमें जो मेरी सबसे बड़ी रीज़न थी ना, वो 5 टॉप की जो उस इंडस्ट्री की, इनअप्रोप्रिएट इंडस्ट्री की जो हीरोइंस थी, जो मैंने उनके अंजाम देखे ना, पहली देखा मुझे बड़ा दुख हुआ। दूसरी तीसरी की दफ़ा जो था ना, मैं एक्लेमेटाइज हो गया था कि यार अब तो हो ही जाना है ऐसे। लेकिन चौथी और जो 5वीं थी ना, उससे मुझे लगाव हो गया था। तो जब मैंने उसका अंजाम देखा, तो वो हम उनको जो स्क्रीन पे दिखाते थे, वो जैसी कैमरा हटता था ना, वो अपने आप को नोच के खाती थी लिटरली, कि हमारे ऊपर से ये उतारो, इतना कुछ उनके ऊपर लगा होता था। और वो कहता है कि उसमें से 5 की 5 स्किन डिजीज से मरी। बिल्कुल ऐसे 100% आगे देखें आप, दिखने के लिए जो आपने जिस तरह मैंने बात की कि रियल लाइफ और रियल लाइफ की बहुत ज़्यादा उनको जो है ना इफ़ेक्ट करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ मतलब अगर मर्द चाह रहा है मुझे वैसे ही मिले, उतना खर्चा नहीं कर सकता भाई तू। तो एक दिन करेगा ना, तेरे जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाने कि यार भाई ये हो क्या रहा है, इतना बजट जो है ना इस पे लग रहा है। तो भाई जो मिल रहा है ना, एक तो हमें इसलिए नहीं कि अब उतना खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह एक कहा है, औरत को भी यहाँ पे वो इंशाल्लाह हम शादी के बाद क्या करना है, मियाँ बीवी को किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको कितना मेकअप यूज़ करना है, कितना सजना संवरना है, ये सारे बात के टॉपिक हैं। हम सिर्फ अभी ये कह रहे हैं कि शादी से पहले एक हम जिस तरीके से डिमांड्स कर रहे होते हैं वो, और लड़की की तरफ से जो डिमांड्स होती हैं वो, और एक दूसरे को जिस तरह के हम जिस तरह के मेकअप्स की बात हुई और सजने संवरने की बात हुई, तो निकाह को जितना आसान हो सकता है उतना करें। जितनी रसूमात हैं सारी, वो चाहे बारात की हैं, चाहे शादी की हैं, चाहे वो जो है ना वो उसके अलावा कोई शादी के अंदर कहीं और से, वो चाहे रिश्तेदारों की तरफ से, जिस तरह के वो घर से जी अपनी मेहंदी और ढोलकी लेके वो उनके घर तक जाना और फिर वहाँ जाके लड़की को मेहंदी लगा के आना और ये सारे मामलात करना, ये इस्लाम के अंदर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सादगी के साथ अपने निकाह करें, सादगी के साथ। और अभी जो हालात चल रहे हैं ना, हमारे कुछ लोग जो है ना खुद ब खुद आ रहे हैं इस तरफ, क्योंकि पैसा वैसा जो है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। वैसे यूथ में भी अवेयरनेस आ रही है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें यूथ खड़े हो रहे हैं कि जी हमने नहीं करना ये। मैं अभी वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग। हाँ, इट्स वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा यूथ बहुत, वो जो कहता है ना इकबाल नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, तो मैं अपने यूथ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इनको हमने बड़ा मिसगाइड करने की कोशिश की है। हमारी जनरेशन ने इस जनरेशन को बहुत मिसगाइड किया, लेकिन सुभान अल्लाह जो इनमें वो सीधे रास्ते पे पड़ गए हैं ना, वो वाकई सीधे रास्ते पे हैं। मतलब हम इनकी एज में उस रास्ते पे नहीं थे। तो आई एक्चुअली सैल्यूट देम। सोचते हैं, समझते हैं, और जो हकीकत बात है, बस यहाँ पे मैं आखिरी जो गुजारिश करना चाहूँगा वो यही है कि किसी गलत हाथ में ना जाएं, ठीक है। सोच समझ के, जैसे दुनिया में हम लोग तहकीक करते हैं ना, हर चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ लेनी हो ना, मोबाइल फ़ोन लेना है या जो है ना वो कोई भी चीज़, मतलब चार्जर लेना मोबाइल का, तो हम पूछते हैं भाई ओरिजिनल है कि नहीं। तो जिससे हम बात ले रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम मेंटोर बना रहे हैं, वो बंदा कोई ओरिजिनल कंटेंट देने वाला हो, कोई अच्छी कोई भले की बात करने वाला हो, फिर उसके पीछे लगें, और फिर जो है ना वो अच्छे तरीके से भाई जो सोसाइटी गलत बातें उसको छोड़ दें, ठीक है। लोगों ने अच्छा, ये मैं इनको अक्सर ये बात करता होता हूँ अपनी यूथ को, भाई ये जो 5000 तेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं ना, ये कभी तेरे साथ फर्स्ट बुक है। हाँ जी, ये कभी जो है ना वो आके तेरे साथ खड़े नहीं होने तेरे मुश्किल वक्त में। ये जो जिन रिश्तेदारों को तू अपनी शादी पे जो 20-22 साल बाद इकट्ठे हो रहे हैं सारे, और कभी कोई आ गए, कोई फौतगी पे आ गए, कभी कोई खुशी पे आ गए, ये कभी तेरी मुश्किलात में खड़े नहीं होंगे। ऐसे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं। बंदा जो है ना वो लास्ट स्टेज पे है, घर में खाने के लिए नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया, कहता उस्ताद जी 20 दिन हो गए हैं घर में आटा नहीं है, ठीक है।
तो हमारे जो है ना वो हालात घर के ख़राब है। मैंने कहा एक जॉइंट फैमिली है, कैसे रहते हो, क्या मामलात हैं? कहते इकट्ठे रहते हैं हम, और हमारे गांव में ही सारे लोग मौजूद हैं, हमारे चाचू फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उसने सारे नाम लिए, वो गांव में ही मौजूद हैं। लेकिन वो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत एक दूसरे से ले लू लेते थे, अब जो है ना वो भी हालात ख़राब हो गए। ठीक है, बड़ा भाई भी मेरा बीमार है, अबू भी बीमार है, मैं अकेला जो है ना वो इतना कुछ कर नहीं सकता जितना करते हैं वो। जब मैं लेके जाता हूँ वो उससे पहले ही उधार पकड़ा हुआ होता है उनसे। ठीक है, जब महीने बाद मैं सैलरी लेके जितना मैं कमा सकता हूँ, ठीक है, मैं सैलरी लेके जाता हूँ, वो सारे घर की जो है ना वो अखराजात होते हैं। तो ये रिश्तेदार भी जो अपने सगे करीबी जिनको मैं खुश करने के लिए साथ खड़ा हूँ, ठीक है, या खुश करने के लिए मैं जो है ना वो लुटा रहा हूँ, ये कभी भी जो है ना मुश्किल वक्त में आगे साथ नहीं खड़े होते। मैंने आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर इजाज़त दें तो मैं इसके ऊपर एक आपको छोटे से एक वाक़या अपनी ज़िंदगी का सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ 98 में जल्दी हो गई थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। तो मेरे दादा ने ना मुझे कहा कि यार मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जो है ना यहाँ होनी चाहिए। तो मैंने दादा को एक जुमला बोला था, वो आपने रिश्तेदार का लफ्ज़ यूज़ किया, तो मेरे उसका मैं बताना, मैंने कहा दादा अब्बू जहाँ आप चाहते हैं ना वहाँ पहले रिश्ता था, अब रिश्तेदारी है। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा जब रिश्ते को तख्ता दार पे लटकाया जाए तो रिश्तेदारी बनती है। ठीक है, तो आप ट्राई कर लें, मैं ना नहीं करूँगा। हालांकि मैंने अब्बू के ज़माने ज़िंदगी में ना की थी कि मुझे नहीं वहाँ पर पसंद, लेकिन आप ट्राई कर लें, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये नहीं होगा। दादा मुझे कहने लगे यार तुम ऐसी बातें ना किया करो, तुम्हारी इजाज़त है? मैंने कहा इजाज़त। एक हफ़्ते बाद मुझे बुलाया और आंसुओं से रोने लगे। कहते यार तुमने ये रिश्तेदार का लफ्ज़ का मतलब कहाँ से निकाला? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने कहा जी पहले ये हमारा अपना घर था, अब ये रिश्तेदारों का घर है। ये मतलब ये जो तख्ता दार पे लटकाने वाली बात है ना, तो वो कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता। ना चाचा सगा रहता है, ना मामा सगा रहता है, और वो तब तक हैं जब तक उनको ये पता है कि आप हमारे लेवल पर हैं। ओके, हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इन जनरल लेकिन जो अच्छे हैं ना वो आपकी उस शादी पे एतराज़ भी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। ठीक है, ये बात है आपने सर। उनको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, वो अच्छे हैं। हाँ, ठीक है, तो खुलासा ये है इस बात का कि अपनी शादियों को आसान बनाएं, और कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ और मज़ीद पूछनी है, नंबर आपके पास जो है ना वो नीचे चल रहा है, अपने मसाइल मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे है फैमिलीज़ को और यूथ को ख़ास तौर पे उठना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें, ज़बरदस्ती नहीं करनी, हिकमत अमली के साथ एक दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है, जज्बात के साथ नहीं खेलना और घर छोड़ के नहीं जाना। और इस तरह के मामलात में ठीक है जो चीज़ें चल रही हैं, और एक बात ये याद रखें, आदात बदलते हुए ना वक्त लगता है। ठीक है, हमने जो बातें थी शरीयत के मुताबिक हमने करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि यार निकाह ऐसे होना चाहिए, मंगनी ऐसे होनी चाहिए, लेकिन अब खड़े होकर ना अपनी सोसाइटी और अपने माशरे में यकदम जो है ना वो ये नहीं कि बस मैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकला हूँ और चल रहा हूँ, आस्ता आस्ता उन लोगों को बदलने की कोशिश करें। जितना आप कोशिश कर सकते हैं, जितनी आप जो है ना वो अपनी शादी में कम रसूमात कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उतनी वो कोशिश करें। लेकिन कभी भी जो है ना वो अपने रिश्तेदारों को और अपनी ये फैमिली जो जिसके साथ आप रह रहे हैं, खुसूसी तौर पर माँ बाप हैं, उनको छोड़कर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले करने शुरू नहीं कर देना है कि जी बस ये मामला है और ये चीज़ है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक शादी और निकाह की उनको जो है ना वो बात बताएं, ये जो है ना वो वीडियो उनको दिखाएं और बताएं कि भाई शरीयत इस तरीके से कहती है, तो हमें सादगी से करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुबानी कलामी जो मोहब्बत है उसको अपने अमल में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।